करते हैं। सबसे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। सबसे पहला सवाल कि फर्म में चेंज कब होता है। ठीक है, तो बोले भैया फर्म में 4 सीन में चेंज होता है। पहला, कोई नया पार्टनर अंदर आए, जिसको हम लोग अकाउंट्स में बोले थे एडमिशन, कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तब। दूसरा, वेयर सम पार्टनर और पार्टनर्स गो आउट, यानी कि डेथ या फिर रिटायरमेंट। ठीक है। तीसरा, कोई भी ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म चालू कर दे जिसका हम बात नहीं किए थे लेकिन चालू किए। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, हम लोग चालू किए दूध का बिजनेस। ठीक है, हम लोग जैसे सुधा का पैकेट आता है वैसे ही हम लोग एक नया दूध का बिजनेस चालू किया सबको मिलके। हाउएवर, दूध बेचने के साथ साथ हम लोग सोचे चलो पनीर भी बेचते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, दूध, लेकिन अब एक अलग बिजनेस हम लोग चालू कर दिए हैं। ठीक है, तो उस केस में चेंज हो गया पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है। एंड द लास्ट वन, वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फिक्स्ड फॉर द बिजनेस। जिस टर्म के लिए मानो 6 महीना के लिए ये पार्टनरशिप बिजनेस होने का था, लेकिन वो टाइम जो है एक्सीड हो गया, तो जब भी वो टर्म एक्सीड हो जाए तब भी हम लोग मानेंगे कि देयर इज़ अ चेंज इन द फर्म। तो 4 सीन है, पहला कोई आए, दूसरा कोई जाए, तीसरा अलग कुछ काम करना चालू कर दें, और चौथा जिस टाइम के लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म को रखने का बात किए थे वो टाइम ही एक्सीड हो जाए। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि एक पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले थर्ड पार्टी क्या होता है। थर्ड पार्टी यानी कि मानो हम, ठीक है, ABC 3 पार्टनर हैं, तो ये पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म, मतलब एक दुकान मानो, पार्टनरशिप फर्म को मानो एक दुकान है, वो दुकान के अंदर मिठाई बनाता है। ठीक है, बाहर से कोई आदमी खरीदने के लिए आया, वो हुआ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन? जो स्ट्रेंजर हो, जो मतलब हम लोग का एग्रीमेंट में ना हो और हम लोग इससे डील करने के लिए आए। हो सकता है मानो जैसे अब हम लोग को दवाई दुकान खोले, ठीक है, तो हम लोग के लिए थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकता है? होलसेलर, जिससे हम लोग दवाई लेंगे, कस्टमर जिसको दवाई देंगे, अगर किसी को उधार दे रहे तो वो भी थर्ड पार्टी की ही गिनती में आएगा। यानी कि हम लोग के पार्टनर्स को छोड़ के और कोई भी अगर हम लोग के साथ कोई भी टाइप का रिलेशन बना रहा है तो वो होगा थर्ड पार्टी। तो सबसे पहला पॉइंट बोला है सेक्शन 18 में, क्या? पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? कार्डिनल प्रिंसिपल, क्या कि एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट होता है। एक पार्टनर जो भी करेगा बाकी सारा पार्टनर उस चीज़ के कारण बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो। यहाँ पे सेक्शन 18 क्लैरिफाइज दिस पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, द पार्टनर इंडीड वर्चुअली embraces the character of both principal and an agent so far as he acts for himself and in his own interest in the common concern of the partnership. He may properly be deemed a principal, and so far as he acts for his partner he may properly be deemed as an agent. घूम फिर के सब बात एक ही बोलता है, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ठीक है, अभी एक सिंपल सवाल तुम लोग से पूछते हैं। ठीक है, अगर हम तुम्हारे किसी एजेंट को, मानो तुम्हारे पास एक फ्लैट है, वो फ्लैट हमको ख़रीदना है, क्या अगर हम तुम्हारे एजेंट को उसका पैसा दे दें, उससे उसके साथ सारा एग्रीमेंट कर ले, तो क्या वो फ्लैट मेरा हो जाएगा? बिल्कुल। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे बात करने का, क्योंकि तुम एक एजेंट अपॉइंट करके रखा है। तो एजेंट का इतना पावर है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट कर सकता है। तो अगर मानो ABC 3 जन मिलकर एक दुकान चलाता है, C उस दुकान में, और हम जाकर कोई सामान खरीदें, ठीक है, जब हम खरीदे तब C था, हम देखें कि ये सामान ख़राब है, जब हम वापस करने के लिए आए तो वहाँ पे B बैठा हुआ था। तो क्या ये B बात बोल सकता है कि नहीं हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये C तुमको बेचा है तो तुम C से बात करना है? नहीं, ये बात B बिल्कुल नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? सवाल उठता है, क्या भैया कोई भी डिस्टिंक्शन का पॉइंट है? हम बोले हाँ, ये तो इनफैक्ट एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये छोटा सा एक स्टार बना दो। ठीक है, बुक में बना दो स्टार और फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड अ मेयर एजेंट इज दैट he has a community of interest with other partners in the whole property and business and liabilities of partnership, whereas an agent as such has no interest in either.
ये लोग का देखा जाए मेन तो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, फर्म के अंदर। मतलब खुद ही तुम सोचो, एक तरफ एक एजेंट और एक प्रिंसिपल का प्रॉपर रिलेशनशिप है, एक तरफ तुम अपना फ्लैट बेच रहे हो एक एजेंट को बैठा के, और एक तरफ तुम एक पार्टनरशिप में दुकान खोले, मानो गूगल खोले, ठीक है, गूगल मिठाई का दुकान है वो खोले। अभी जो तुम्हारा फ्लैट बेच रहा है एजेंट, क्या उसमें उसका अपना इंटरेस्ट है? नहीं भैया, उसको तो खाली एक ब्रोकरेज मिलना है, उसी के लिए वो खट रहा है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अगर उसको ब्रोकरेज नहीं देंगे तो क्या वो बेचेगा? नहीं बेचेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में तुमको अगर नहीं मिलेगा कुछ, तो क्या तुम काम करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो सबको नहीं मिल रहा होगा। यही तो रूल है पार्टनरशिप का। प्रॉफिट है सबको शेयर करना है, नहीं है किसी को नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। हम लोग का सब में कॉमन इंटरेस्ट है कि अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। उसमें वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसको सामान बिकवाना है और अपना कमीशन लेके चुपचाप निकलते हैं बंदा। तो ये डिफरेंस है एक, क्या? इंटरेस्ट। डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट। ओके, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो लाइन है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसको कर लो अंडरलाइन। ये कोई बड़ा तोप बात नहीं बोला है, सिंपल सा बात बोला है कि जो भी काम एक पार्टनर करेगा तो वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड करेगा, तभी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एजेंट वाला काम किया है। इसको आगे और डिटेल में पढ़ाते, बट फॉर द टाइमिंग इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब सवाल उठा कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म क्या होता है। ये बताने के लिए सेक्शन 22 में टोटल ऐसा 9 बातें, 8 बातें जो क्लियरली बोल दिया है कि ये सब हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अभी क्या करो, यहाँ पे ये जो जगह दिख रहा है ना फर्म के बाद, देखो ये जो फर्म है, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ना ये हिम के बात कर दो, यहाँ पे लिख दो हिंदी में ये एरिया में, ठीक है। यहाँ पे जो खाली जगह है, क्या नहीं कर सकता है, एकदम हिंदी में लिख दो, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो हाइलाइटर है इसको हाईलाइट कर दो, डज नॉट एम्पावर हिम टू। तो बेसिकली ये जो 8 पॉइंट है, इसमें ये बता रहा है कि एक पार्टनर भले ही दूसरा पार्टनर का एजेंट होता है फर्म में, लेकिन वो ये सब चीज़ तो नहीं कर सकता है सर। क्या? पहला, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। मानो कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई भी केस वगैरह हुआ कोर्ट कचहरी का, ठीक है, तो अगर जब तक सारा पार्टनर का यूनानिमस कंसेंट ना मिल जाए, जब तक सारा पार्टनर राज़ी ना हो जाए, तब तक कोई एक पार्टनर ऐसे नहीं कर सकता। मानो हम और मेरे साथ 2 जन और, ठीक है, पार्टनर है, अभी कुछ गड़बड़ हुआ जिसके कारण हम लोग को केस करना है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन हम वो लोग से पूछे नहीं, हम गए और केस कर दिए। क्या ये पावर मेरे को मिला है इम्प्लाइड अथॉरिटी के तहत? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको यूनानिमस कंसेंट होना ज़रूरी है, सारा पार्टनर का परमिशन होना ज़रूरी है। दूसरा, बैंक अकाउंट ओपन करना। अभी हम क्या किए, फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट खोल दिए, ठीक है, मतलब फर्म के बिहाफ में अपने नाम पे खोल दिए। मानो हम लोग एक दुकान है, ठीक है, पार्टनरशिप में खोले गोकुल, और हम क्या किए, गोकुल के बदले गोकुल का नाम से तो अकाउंट नहीं खुलवाए, हम अपना नाम से खुलवाए, हम बोले कि इसी में सारा पैसा डालेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन सबका परमिशन चाहिए। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के गिनती में नहीं आता है। आप जाके ये नहीं बोल सकते कि अरे हम तो एजेंट ही हैं, जो हम जो करेंगे बाकी सारा पार्टनर को तो मानना ही होगा, ये तो लॉ बोला है। नहीं, यहाँ पे लॉ आपको रोक दिया, ना आप डिस्प्यूट सबमिट कर सकते हो, ना बैंक अकाउंट खोल सकते हो, ना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। एक तो केस कर नहीं सकते, और दूसरा अगर केस मेरे ऊपर हुआ है ना, मेरे फर्म के ऊपर, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मानो कोई हम लोग कोई कस्टमर केस किया, हम लोग का मिठाई दुकान से वो रसगुल्ला लेकर गया, उस रसगुल्ला के अंदर एक पिन निकला, ठीक है, सेफ्टी पिन निकला, तो वो क्या किया, केस किया। अब हम गए हीरो बन के, हम बोले लो 5 लाख रुपया, केस रफा दफा करो, और किसी पार्टनर को ये बात पता नहीं है, तो क्या ये चीज़ का परमिशन है हमको? बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते, ये आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी में हक नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा भैया, हम कोई केस किए में हैं, मानो हम किसी के ऊपर कोई केस किए हैं, और अब हम मेरे को मन कर रहा है कि वो केस हम विड्रॉ कर लें, केस फर्म के नाम से, क्या ये कर सकते हैं? नहीं। अगर किसी के ऊपर केस हुआ है, सारा पार्टनर बोलेगा, तभी हम विड्रॉ कर सकते हैं, तभी हम केस वापस ले सकते हैं, नहीं तो
शांति से बैठना होगा, ठीक है। फिर एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट। अभी क्या हुआ, कोई केस हुआ था और हम आगे बढ़े, हम राजा हरिश्चंद्र बने और हम बोले कि हाँ ये गलती मेरे से हुआ था, बिना पार्टनर से कंसल्ट किए। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर फर्म के अगेंस्ट कोई भी सूट या फिर प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है, तो मेरे पास ये हक नहीं है कि हम जाकर आगे से कोई भी लाइबिलिटी अपने ऊपर ले ले बिना पार्टनर से बात किए, ठीक है। आगे, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं? नहीं। कोई भी ज़मीन जायदाद, फ्लैट, बिल्डिंग ना आप खरीद सकते हैं फर्म के नाम पे, ना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फर्म के नाम पे, जब तक आप सारे पार्टनर से बात ना कर लो तब तक, ठीक है। एंड एट लास्ट, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्या फर्म के बिहाफ में हम लोग पार्टनरशिप में जा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई एक पार्टनर बिना किसी से पूछे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट है। यहाँ पे भी वही करो जो हम लोग आप हमेशा करते हैं, ये ऐसे स्टार मार्क कर दो क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, सेक्शन 22, सेक्शन 19 एंड 22 का यहाँ पे एनालिसिस करके दिया नीचे में, ठीक है। 19 क्या था, वही इम्प्लाइड अथॉरिटी, और 22 क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm's name, ठीक है, और in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। मोटा मोटी भाषा में बोले तो यहाँ नीचे आओ, ये पॉइंट दिख रहा 1 2 3, इसको हम लोग पहले पढ़ना चालू करते हैं। उससे पहले ऊपर देखो, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। The impact of these sections is that the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm, provided that the act is done in the firm's name or any manner expressing or implying an intention to bind the firm. Such an authority of a partner to bind the firm is called his implied authority। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। ये क्या है? ये है डेफिनेशन व्हाट इज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर का। हम तुम लोग को हिंदी में समझा चुके हैं। जो लॉ बोल दे, जो लॉ उसको हक दे दिया है, जिसके बारे में हम लोग को बार बार उसको नहीं समझाना हो, वो उसका इम्प्लाइड अथॉरिटी है। और उसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करना है तो ये भैया वो उसका आंसर है, ठीक है भैया। क्या ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट सवाल दे, लेकिन हो सकता है कि कोई सवाल दे जिसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी का बात हो और उस सवाल का जवाब मानो उसका मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स का है, लेकिन पॉइंट 3-4 ही मिल रहा है तुमको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इम्प्लाइड अथॉरिटी को डिफाइन कर देंगे, फिर वो 3-4 पॉइंट को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के बड़ा करके लिखेंगे, तो उससे क्या आंसर बड़ा लगेगा, ठीक है, और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस था, जैसे कि द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, देखो हम बताते तुम लोग को इसका मतलब, पहले पूरा रीड करते हैं। दैट इज द एक्ट डन बाय द पार्टनर मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले उसका अथॉरिटी क्या है, बोले ऊपर वाला 8 चीज तो नहीं है, 4-5 अथॉरिटी तो हम बता देंगे क्या है, बट फॉर द टाइमिंग मेरे एक एग्जाम्पल सुनो। हम लोग का था मिठाई दुकान गोकुल, ठीक है, वहाँ पे एक जन आया, वो देखा कि हम लोग का जैसे मिठाई दुकान है तो लैपटॉप है वहाँ पे बिलिंग वगैरह करने के लिए, लैपटॉप उसको देखा बड़ा पसंद आया, वो बोला कि सर मेरे को ये लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। हम बिक्री कर रहे थे और क्या हुआ, हम बोले हाँ ले जाओ, पसंद आए तो खरीद लो, हम उससे पैसे लेके रख लिए, ठीक है। उसके बाद तुम आए दुकान में, बोले लैपटॉप का, बोले हम बेच दिए। क्या मेरे पास ये हक था? बिल्कुल नहीं, ये हक मेरे पास नहीं था, क्योंकि यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म क्या है, मिठाई बेचना हो, तुम लैपटॉप बेच रहे हो बैठ के, तो यहाँ पे ये हक मेरे पास नहीं था और हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, द एक्ट इज सच एज इज डन इन द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये भी मोटा मोटी वही बात बोलता है। इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल दें तुमको, मिठाई दुकान है, एक आदमी आया उधार लेकर गया पैसा और वो पैसा लौटा नहीं रहा है, तो हम बोले कि ये तो फर्म का नुकसान है, तो तुम आगे से क्या बोल सकते हो कि नहीं भैया ये फर्म का नुकसान नहीं है, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस था। मिठाई अगर आप उधार देते तो समझ में आता, मिठाई अगर आप बेचते तो समझ में आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पैसा उधार दिए, हम लोग बैंक नहीं है, हम लोग का काम पैसा लेन देन करना नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस नहीं है, ठीक है। आगे, द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म।
सिंपल वर्ड्स में बोलें, फर्म के नाम पे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि हम फर्म को बाइंड करें, तो ऊपर का 2 चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ये सेक्शन 22 बोला है, ऊपर का 2 चीज़ सेक्शन 19 बोला, नीचे में जो लास्ट है ये बता रहा है कि इस 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल उससे पहले हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग का जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग इम्प्लाइड अथॉरिटी हम लोग रख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा उसके लिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट का इम्प्लाइड अथॉरिटी बदला नहीं जा सकता है। सबसे पहला चीज़ ये, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में कुछ नहीं पता है तुमको, तो जनरली इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 4 चीज़ पार्टनरशिप फर्म कर सकता है। पहला, प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वो कर सकता है। दूसरा, गुड्स खरीदना ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। अभी हमको मिठाई बनाना है तो उसके लिए मेरे को दूध चाहिए होगा और शुगर चाहिए होगा और फ्लेवर्स चाहिए होगा, 1000 टाइप का चीज़ चाहिए होगा। ठीक है, तो वो ख़रीदना होगा। तो क्या एक पार्टनर जाके मार्केट से वो सब खरीद सकता है बाकी पार्टनर से बिना पूछे? बिल्कुल हाँ। ठीक है, फिर तीसरा, ही में बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एंड पे डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के नाम पर वो पैसा उधार मांग सकता है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल हम गए, ठीक है, हमको कोई उधार सामान लेना है, वो सब जितना भी उधारी वाला काम है क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एंड एट लास्ट, चाहे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे चेक हो, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, कुछ भी हो, तुम उसको फर्म के नाम से इशू कर सकता है। ये 4 हक तुम्हारे पास है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। हम अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को क्लियरली बोले थे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बदल सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा है ना, ही में बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड पे डेट ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि पैसा उधार ले सकते हैं अगर हमको पार्टनरशिप बिजनेस के लिए काम करना है तो एट द सेम टाइम इस राइट पर, इस हक पर हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते कि तुम पैसा उधार तो ले सकता है पार्टनर, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपया तक। ठीक है, अभी तुम लोग को एक मस्त सीन दिखाते हैं। ठीक है, मानो ए है, ठीक है, और बी है। अभी क्या हुआ, ए एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था, ठीक है, और ये बी से क्या किया, लिया 1 लाख रुपया, मानो 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख रुपया लिया, लेकिन इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन था कि ए तुम खाली 1 ही लाख रुपया ले सकता है। अभी अगर देखा जाए तो सवाल उठता है कि ये जो पैसा लिया, ठीक है, अगर ये वापस नहीं कर रहा है और मानो इसके साथ सी और डी 2 पार्टनर और हैं, तो क्या बी इन दोनों के पास जा सकता है? बोले भैया 2 केस हो सकता है यहाँ पे। पहला कि बी को पता था कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अगर बी को पता था कि ये 1 लाख ले सकता है और बी फिर भी 2 लाख दिया, तो बी सिर्फ 1 लाख रिकवर करेगा, बाकी ए से लेगा। दूसरा कि बी बेचारा मासूम था, बी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो ये पूरा फर्म से पैसा ले सकता है। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। नहीं आया है पीछे करो, फिर से देखो, ये समझना ज़रूरी है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा, 2 ऑप्शन है। पहला, क्या बी को पता था? हाँ, बी को पता था, तब तो भाई तुम 1 लाख फर्म से लेगा, बाकी तुमको 1 लाख ए देगा। क्या तुम बी को पता था? नहीं, बी को नहीं पता था, तो भाई तुम जाओ फर्म से मांग लो पैसा, तुमको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यही पूरा ये एग्जाम्पल में बोला है, यही पूरा ये सेक्शन 20 में बोला है। ये तुम लोग रीड करना, आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। भैया ये तो आप बता चुके कि इमरजेंसी में अगर पार्टनर कोई एक्शन ले रहा है और मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस भी वही एक्शन ले, यानी कि कोई भी नॉर्मल आदमी वही एक्शन ले, तब उसको फर्म उस चीज़ का पैसा देगा। आग लग रहा है, ठीक है,
हम फायर एक्सटिंग्विशर खरीदे हैं, मानो बगल में दुकान हम खरीद के तुरंत बुझा दिए हैं, हम पानी का बॉटल्स खरीद के गिरा रहे, गैलन खरीद के गिरा रहे जब तक फायर डिपार्टमेंट आए तब तक, तो इस केस में हमको वो सारा पैसा फर्म देगा। लेकिन अब आग लगा है, ठीक है, और हम क्या किए, हम फायर एक्सटिंग्विशर खरीद सकते थे, हम सब सिंपल चीज़ कर सकते थे, लेकिन हम एक ट्रक को 10 लाख रुपया दिया और बोले कि तुम इसमें, मतलब ट्रक मतलब जिसमें ऑयल रहता है, ठीक है, हम बोले कि तुम उसमें पानी भर के छिड़को, तो ये तो बेवकूफ़ी है। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल नेवर डू दिस, ठीक है। तो जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इमरजेंसी में करेगा वही सब चीज़ तुम भी कर सकते हो, वो करने का अथॉरिटी तुम्हारे पास है। अभी एकदम सिंपल भाषा में हम बताते हैं अगला वाला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि भैया ये वो वाला एडमिशन नहीं है जो हम लोग अकाउंट्स में पढ़े, यहाँ पे एडमिशन, ठीक है, एडमिशन बोलो या फिर रिप्रेजेंटेशन बोलो, रिप्रेजेंटेशन बोलो, सबका क्या मतलब है पता है? ये सबका मतलब है कि पार्टनर कोई चीज़ का गारंटी दिया है, ठीक है, पार्टनर कुछ ऐसा बोला है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी क्या बोल रहा है कि एक्स है और वाई है, ये दो पार्टनर था, ठीक है। अभी एक आया आदमी जेड, बोला इसका, इन लोग का मोटर बाइक का दुकान था, बोला कि मेरे को एक सामान चाहिए, एक्स उस टाइम दुकान में था, एक्स बोला ले जाइए, वो मानो कोई सामान दे दिया, मानो हेडलाइट दे दिया, ठीक है, बोला कि ये हेडलाइट 1 नंबर प्रीमियम क्वालिटी का है और दे दिया। ये घर गया, चेक किया, हेडलाइट ख़राब निकला, ये वापस आया, वाई बैठा हुआ था, तो क्या वाई रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे ये एडमिट किया, एक्स एडमिट किया, एक्स रिप्रेजेंट किया कि हाँ ये अच्छा था और ये इसका एजेंट है और प्रिंसिपल भी है। कार्डिनल और प्रिंसिपल लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सामान है ये वाई को या तो वापस लेना होगा या तो चेंज करना होगा, ठीक है। समझ में आया कि अगर कोई भी एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन पार्टनर करें इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो वैलिड होता है, ठीक है। ये बात पूरा सेक्शन 23 बोला है, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। रटने वाला के बगल में हम स्टार मार्क करवा दें। अब आता है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इसमें 3 बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो नोटिस है उसका ये जान लो कि द नोटिस टू वन इज इक्विवेलेंट टू द नोटिस टू रेस्ट टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, जस्ट अ नोटिस, रुक जाओ, जस्ट एज अ नोटिस टू एन एजेंट इज नोटिस टू हिज प्रिंसिपल। अभी अगर हम एजेंट को कुछ बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसका प्रिंसिपल को ये बात बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। उसी तरह एक पार्टनर को कुछ नोटिस आया तो ऑटोमेटिकली वो सारे पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में डालो, ठीक है। दूसरा 3 बात का ध्यान रखना है। पहला, दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव, हाईलाइट कर दो। दूसरा, इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय अ स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, हम तुम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। और तीसरा, इट मस्ट फर्दर रिलेट टू द फर्म्स बिजनेस। ये 3 बातें हैं ना, तुम लोग हाईलाइट करो, तीनों के बगल में अलग से 1 2 3 लिख दो, छोटा छोटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे छोटा सा 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो। 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर एक को नोटिस मिल रहा है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए नोटिस से रिलेटेड, तो ध्यान देंगे, पहला वो एक्चुअल हो, वो नोटिस बना हुआ नहीं है, मन धड़क नहीं हो, एक्चुअल नोटिस है वैलिड पॉइंट पे। दूसरा, वो वर्किंग एक्टिव पार्टनर को मिल रहा है, स्लीपिंग पार्टनर को तो गलती से नहीं। और तीसरा, ये फर्म के बिजनेस से रिलेटेड नोटिस हो। अगर हम ABC है, A को नोटिस दिए कि तुम्हारा घर का किराया बाकी है, तो उसमें फर्म को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम A को नोटिस दिए जो कि वर्किंग पार्टनर कि तुम्हारा ऑफिस का किराया बाकी है, उस केस में ये नोटिस सबके लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल पहला, PQR 3 पार्टनर था, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता था। R क्या किया, एक गाड़ी खरीदा, किससे, S से, ठीक है। अभी उसको पता चला कि ये जो गाड़ी है ना वो तो किसी और का है, मिस्टर X का है, ठीक है, ये तो चोरी करके बेचा है हमको। और P और Q को ये बात नहीं पता था, ये बात सिर्फ R को पता चला, वो भी गलती से, उसको मतलब वो जानबूझकर खरीदते टाइम ये बात नहीं पता था उसको। तो अल्टीमेटली तीनों पार्टनर को देना पड़ेगा X को, ठीक है। यहाँ पे किसी एक का भी गलती नहीं माना जाएगा। अगर यही फ्रॉड होता, ठीक है, कि R को पता था
और आर फ्रॉड किया, आर चोरी करवाया, या फिर आर को पता था कि चोरी का है फिर भी खरीदा, तब पी और क्यू नहीं देता, तब सिर्फ और सिर्फ आर देता पैसा सारा एक्स को। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि भैया अगर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, और कोई एक आदमी कर रहा तो खाली वही भुगतेगा, लेकिन अगर कोई गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो सभी को भुगतना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो आज तक का वीडियो इतना ही, यहीं तक है, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करवाएंगे फिर, ठीक है।